थियरी और क्वांटम मैकेनिक्स साथ में आसानी से मिल जाती हैं। आइंस्टाइन की थियरी मानती है कि ग्रेविटॉन बिल्कुल समतल स्पेस में चलते हैं, मगर ट्विस्ट और होलोग्राफी में ग्रेविटॉन के चलने का रास्ता एक पॉइंट है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि ग्रेविटॉन पानी में या रेत पर चल रहा है, क्योंकि उस रियलिटी में तो ग्रेविटॉन बिल्कुल स्थिर रहता है। अगर हरमन की बात सही है, तब तो ग्रेविटी एक ऑल्टर्ड रियलिटी में असली होगी, और हम जिसे रियलिटी मान रहे हैं वो शायद एक भ्रम हो जो किसी और चीज से बना हो। वो भी एक अच्छा टीवी शो देखने जैसा ही है, क्योंकि हमें यह नहीं पता लगता कि पर्दे के पीछे रहने वाले कई लोगों ने मिलकर उसे बनाया है। आप मुझे रियलिटी के बारे में बताइए, असली जिंदगी में और फिजिक्स में। फिजिक्स में कई बार रियलिटी ना तो अनोखी होती है और ना ही ऑब्जेक्टिव, और कई बार वो भ्रम भी पैदा करती है। आप मेरे सामने बैठे हैं इसलिए आप मेरे लिए असली हैं, मगर क्या पता कोई मेरे साथ मजाक कर रहा हो। अगर ब्रह्मांड की ग्रेविटी सचमुच एक बहुत बड़ी मिराज है, तो वो किसी न किसी चीज से तो जरूर बनी होगी। एक नई थियरी अब यह दावा कर रही है कि ग्रेविटी का एक दूसरा रूप प्योर हीट जैसा हो। प्राचीन यूनानी मानते थे कि आग ब्रह्मांड का एक मूल तत्व है, मगर थर्मोडायनामिक्स, जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है कि कैसे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट से माइक्रोस्कोपिक इफेक्ट बनते हैं, उसने यूनानियों को गलत साबित कर दिया। आग एक ऐसी घटना है जो गर्म एटमों के जलने से पैदा होती है, मगर अब एक नई थियरी ने फिजिक्स की दुनिया में आग लगा दी है। वो कहती है कि आग की तरह ग्रेविटी भी एक थर्मोडायनामिक मिराज है। हाल में ही साइंस कम्युनिटी ने एक बिल्कुल नई खोज की है, और वो ग्रेविटेशनल फिजिक्स के बारे में बड़ी ही अनोखी राय रखती है। ये कमाल है इस शख्स का। नहीं, ये हर्मन वेलिंडे नहीं है, ये तो उनके जुड़वा भाई हैं, एरिक। बचपन से ही मैं और हर्मन उन विषयों पर बातें किया करते थे जो हमें दिलचस्प लगते थे। अगर हम कुछ पढ़ते तो उसके बारे में आपस में बातें करते, मगर हम दोनों को फिजिक्स से कुछ ज्यादा ही लगाव था। एरिक और हर्मन हॉलैंड में एक जैसी ही जिंदगी बिता रहे थे। दोनों ने यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में पीएचडी की, और 2 सगी बहनों से इन्होंने शादी भी की। मगर एरिक की जिंदगी में तब एक नया मोड़ आया जब इनके घर में एक घटना हुई। मैं छुट्टियों में बाहर गया था और एक दिन जॉगिंग के बाद घर लौटा तो देखता हूं कि कोई मेरे घर में घुस आया था। वो मेरी कार की चाबी, मेरा लैपटॉप, मेरा पासपोर्ट, साथ ही कई और भी चीजें ले गया था। फिजिसिस्ट किसी सिस्टम में होने वाली उथल पुथल को एंट्रोपी कहते हैं। ब्रह्मांड में वो एंट्रोपी लगातार बढ़ती रहती है, मगर फिजिक्स में या आम जिंदगी में चीजें व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर जाती हैं। एंट्रोपी को व्यवस्थित बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वैसे ही जैसे एरिक को अपना घर व्यवस्थित करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ी थी। इस अचानक होने वाली घटना से निपटते हुए एरिक को जबरदस्त इंस्पिरेशन मिली थी। एंट्रोपी और ग्रेविटी के बीच एक बड़ा गहरा संबंध है। मान लीजिए कि आप एक न्यूट्रॉन स्टार की सतह पर कहीं जा रहे हैं। वहां की जबरदस्त ग्रेविटी आपका वजन पृथ्वी के मुकाबले करीब 14 लाख करोड़ गुना बढ़ा देगी। उसकी वजह से आपके अंदर के एटमों में अपने आप ही एंट्रोपी बढ़ जाएगी। जब कोई चीज किसी बहुत बड़ी चीज की ओर खिंचती है, तब उसे और ज्यादा ग्रेविटेशनल खिंचाव महसूस होता है, और तब उसकी एंट्रोपी भी बहुत बढ़ जाती है। मैंने तो ग्रेविटी के मामले में यही देखा है कि जब ये सेब यहाँ होता है तब इसमें कम एंट्रोपी होती है, लेकिन जमीन पर जाते ही बढ़ जाती है। कुदरत भी एंट्रोपी बढ़ाती है।
या उसे बढ़ाने की कोशिश करती है। यही वजह है कि जब मैं इस सेब को गिराता हूँ, ये ज्यादा से ज्यादा एंट्रोपी पैदा करने की कोशिश करेगा और इसी वजह से ये नीचे भी गिरता है। एरिक मानते हैं कि भार वाली हर चीज ग्रेविटी की फोर्स को महसूस करती है, क्योंकि ब्रह्मांड लगातार उस अव्यवस्था को बढ़ाता रहता है या उसके अंदर की एंट्रोपी को भी। उस एंट्रोपी से जो फोर्स बनती है वो उन फिजिसिस्ट्स के लिए नई नहीं है जो थर्मोडायनामिक्स को समझते हैं। सच तो यह है कि एक हॉट एयर बलून में पैदा होने वाली एंट्रोपी ही हमें आसमान की ओर ले जाती है। एक हॉट एयर बलून में भी मॉलिक्यूल होते हैं। वो मॉलिक्यूल हिलते रहते हैं। वो एंट्रोपी को बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए वो बलून के अंदर ज्यादा जगह घेरने की कोशिश करते हैं। ऐसे में जब बलून फैलता है तब वो ऊपर की ओर जाता है। बलून के अंदर गर्म हवा बाहर और ऊपर की ओर बढ़ती है, जिससे उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। उससे जो फोर्स बनती है वो बॉयंसी होती है। बॉयंसी कोई असली फोर्स नहीं है, बल्कि वो हवा के मॉलिक्यूल से पैदा होने वाली एंट्रोपी है। एरिक मानते हैं कि ग्रेविटी भी इसी तरह से किसी और चीज की एंट्रोपी से पैदा होती है, शायद स्पेस और टाइम की फैब्रिक में पैदा होने वाली अव्यवस्था से। एरिक अभी ये नहीं जानते कि वो किस चीज से बनती है, मगर वो ये जरूर मानते हैं कि ग्रेविटी ब्रह्मांड की एक फंडामेंटल फोर्स तो नहीं हो सकती। हाँ, उनके पास एक सुराग भी है। फिजिसिस्ट्स ने यह पता लगाया है कि एटमों की लिटरल इंफॉर्मेशन, यानी कि उसके शेप, पोजीशन, स्टेट और मूवमेंट के साथ एंट्रोपी का भी एक रिश्ता तो जरूर है। मैंने पहले भी कहा है कि स्पेस और टाइम में इंफॉर्मेशन जमा रहती है। हम उस इंफॉर्मेशन को 0 और 1 बिट्स के तौर पर देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन में भी एंट्रोपी हो सकती है। वो 1 या 0 में हो सकती है। शून्यों की एक लंबी लड़ी में अव्यवस्था बहुत कम होती है, लेकिन अब किसी लड़ी में बहुत से एक और 0 हो अलग अलग पैटर्न में, तब वो बड़ा ही अव्यवस्थित होती है। जब एरिक ने इस सोच को थर्मोडायनामिक्स के साथ जोड़ा, तब समाधान के तौर पर उन्हें न्यूटन और आइंस्टाइन की ग्रेविटी की थियरी मिली। बेशक ग्रेविटी को एंट्रोपी में हुए बदलावों का नतीजा माना जा सकता है, मगर इसके लिए हमें ग्रेविटी को बिल्कुल अलग तरह से लेना होगा। उसे एक फंडामेंटल फोर्स मानने के बजाय हमें ये मानना पड़ेगा कि वो एक ऐसी चीज है जो पैदा होती है। हो सकता है कि अगर हम और ध्यान से विचार करें तो शायद हमें ग्रेविटी की हकीकत का भी पता लग जाए। पृथ्वी पर तो ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी बहुत कमजोर है। मगर ब्रह्मांड में एक ऐसी भी जगह है जहां ग्रेविटी का राज है, एक ब्लैक होल के अंदर। वो वहां इंसिनरेट मैटर को ग्रेविटेशनल आग से पूरी तरह जला सकती है। हालात अगर अनोखे हो तो हमें हमेशा वो नहीं मिलता जिसकी हम उम्मीद करते हैं, मगर कई बार उस अनोखे हालात से भी हमें कुछ नए नजरिए मिल जाते हैं। यही वजह है कि ग्रेविटी का सच जानने के लिए फिजिसिस्ट उसकी स्टडी एक ऐसी जगह पर कर रहे हैं जहां उनके मुताबिक वो बड़ी अनोखी हरकत करती है। फिजिसिस्ट शॉन कैरोल के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। ग्रेविटी आज की तारीख में फिजिक्स की सबसे बड़ी समस्या है और वो उसका सामना सीधे सीधे कर रहे हैं। ये कहना कि ग्रेविटी बड़ा ही मुश्किल विषय है हमारे लिए चौंकाने वाली बात थी। हम बिल्कुल नई खोज कर रहे हैं और ग्रेविटी को बिल्कुल नए तरीके से देख रहे हैं। फिजिसिस्ट जानते हैं कि ग्रेविटी के बारे में नई राय बनाने के लिए कहां कोशिश की जा सकती है। वो जगह है एक ब्लैक होल। ब्रह्मांड के ये दानव एक तारे की मौत पर बनते हैं। तारे का सारा मास एक ही पॉइंट पर जमा हो जाता है और उस जगह पर ग्रेविटी अपने थियोरेटिकल मैक्सिमम पर होती है। हर ब्लैक होल के चारों ओर एक नजर न आने वाला खोल होता है, जिसे
इवेंट होराइजन कहते हैं। ये वो पॉइंट है जहां ब्लैक होल की ग्रेविटी के पार लाइट भी नहीं जा सकती। कोई नहीं जानता कि उस सरहद के पार असल में क्या है। ब्रह्मांड के उस हिस्से में ग्रेविटेशनल फील्ड इतना तगड़ा होता है कि उसके पार जाकर कोई वापस नहीं आ सकता। कोई उसके अंदर जाकर खोज तो कर सकता है, लेकिन वहां से कभी वापस बाहर नहीं आ सकता। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट शॉन ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की। मान लीजिए कि आप एलिस जैसे एक एस्ट्रोनॉट हैं, बहादुर कॉस्मिक एक्सप्लोरर, और आप ब्लैक होल के अंदर जाने की भी हिम्मत रखते हैं। ग्रेविटी की हमारी